हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स का जो है पहला लेसन कुछ उसका जो है बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आए हैं जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित होगा। और इसमें हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चरों में इसी लेसन से जो है संबंधित बहुत सारे प्रश्न किए हुए हैं। आज इसमें हम लोग और कुछ प्रश्न करेंगे। देखिएगा, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है प्रश्न संख्या 17। तो यहाँ पर ये प्रश्न संख्या 17 इसलिए लिखा हुआ है कि इसमें जो है हम लोगों ने 16 प्रश्न कर लिया हुआ इसी लेसन का, इसीलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या जो है 17 लिखा हुआ है। तो हमारा प्रश्न है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो जो फाई ई इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा ई इंटू ए होता है वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला। ई क्या है हमारा, ई का जो हमारा जो मात्रक होता है क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। और यहाँ पर क्या हमारा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक हमारा क्या होता है मीटर स्क्वायर। इस हिसाब से जो हम देख रहे हैं कि ये इसे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा वोल्ट मीटर रह जाएगा केवल। तो इसी हिसाब से अब हम लोग जब मात्रक प्राप्त कर ले रहे हैं, देखें इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर लिखा है वेबर, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर लिखा है, ये भी नहीं होगा। तीसरा वाला ऑप्शन देखिए लिखा है वोल्ट मीटर, यानी यही वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी पहले यानी क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 लिखा हुआ है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशित चालक के किसी सतह के किसी बिंदु पर किसी भी अब कोई भी आवेशित चालक अगर ले ले इस तरीके से, ये कोई आवेशित चालक है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। हम जानते हैं कि कोई भी आवेशित चालक होता है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं पर भी निकालते हैं तो हमारा क्या होता है इस तरीके से लंबवत होती है हमेशा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया ये 0 होती है, ये नहीं सही हो सकता। सतह के लंबवत, यहाँ पर लिखा है सतह के स्पर्शीय होती है, ये भी नहीं सही होगा। सतह पर 45 डिग्री पर, ये बी वाला जो ऑप्शन सही होगा सतह के लंबवत। अभी हम लोगों ने देखा कैसी होती है सतह के लंबवत होती है, यानी इसका बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। लिखा हुआ है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी इसमें ये वाला प्रश्न की 2024 में पूछा भी है। और यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा है कि साबुन का कोई बुलबुला है और उसको आवेशित किया जाता है तो इस पर जो है क्या होगी इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर सीधे हम जानते हैं कि जब उसे आवेशित करेंगे, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या यहाँ पर लिखा है बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, 0 हो जाती है। तो आवेशित करने की कंडीशन हम जानते हैं कि किसी भी साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है हमारी बढ़ती है। यानी कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 20वां ऑप्शन लिखा है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा। क्वेश्चन लिखा किसी खोखला गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उस पर विभव कितना होगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ पर हम जानते कि धन आवेशित करेंगे तो उस पर जो है विभव हमारा क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि 0 हो जाएगा, धनात्मक और समान रूप होगा। यहाँ पर धनात्मक और असमान रूप, ऋणात्मक और समरूप हो जाएगा। यहाँ पर समरूप लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पर कोई खोखला गोला है उस पर विभव पूछा हुआ है, उसके भीतर खोखले गोले के जो भीतर हमारा विभव होगा वो कैसा हो जाएगा, वो धनात्मक और समरूप होगा। यानी अगर उसको धनात्मक आवेश दिया जाता है तो उस पर जो है विभव होगा वो भी धनात्मक होगा और समरूप होगा, एक जैसा होगा। यानी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी वाला।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दिखाते हैं, P। फॉर्मूला हमारा होता है क्या होता है, Q इंटू 2L हमारे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। ये हमारा क्या है, Q क्या है, आवेश, इसका मात्रक कूलाम हो जाएगा। ये 2L का एक प्रकार की दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो मिला के क्या बन गया हमारा, कूलाम मीटर हो गया। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कहीं ऑप्शन में कूलाम मीटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला ऑप्शन ही हमारा कूलाम मीटर में लिखा हुआ है, यानी 21वें का जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, लिखा है एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। आवेश स्थिर, लेसन ही हमारा स्थिर आवेश पर आधारित है, तो ये क्या उत्पन्न कर सकता है, हम जानते हैं कि स्थिर आवेश यहाँ पर जो है स्थिर आवेश क्वेश्चन कर रहा है क्या उत्पन्न है। अब आवेश यहाँ पर है, कोई भी आवेश ले लिया जाए इस तरीके से, ये आवेश स्थिर है। क्वेश्चन करें ये क्या चीज उत्पन्न कर सकता है, तो अगर आवेश केवल स्थिर रहता है तो ये अपने चारों तरफ केवल और केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न कर सकता है। आवेश स्थिर की कंडीशन में कोई भी आवेश अगर स्थिर है तो केवल अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यही अगर आवेश गति में आ जाता है जब, तो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करने लगता है। अब देखिए हमारा पहला प्रश्न है, मतलब ये प्रश्न क्या है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई आवेश जो गतिमान होगा वो कैसा जो है क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो अभी हमने देखा कि कोई अगर आवेश स्थिर होगा तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और अगर कोई आवेश गति में रहता है, अब जैसे कोई आवेश यहाँ पर है और गति कर रहा है यहाँ पर, तो अब इसमें गति की वजह से तो जो है विद्युत आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही होगा, और इसकी गति की वजह से जो है चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हम लोग को सही देखने को मिल रहा है कि क्या लिखा हुआ है कि ये जो है विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अब देखिए आज का जो हम लोग अंतिम प्रश्न देखेंगे, देखिए लिखा है प्रश्न संख्या 24, लिखा है कि किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। कोई भी अगर वस्तु है उसका परावैद्युतांक की बात करें, जैसे कि अगर हम लोग ये एप्सिलॉन आर अगर देखें जल के लिए या वायु के लिए, रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो हमारी कितनी होती है, वायु के लिए 1 होती है, ये हम जानते हैं वायु के लिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई भी पदार्थ होगा, कोई वस्तु अगर होगी तो उसका स्थिरांक हमेशा कितना हो सकता है, 0 से किससे अधिक होगा, हमेशा 0 से अधिक हो सकता है, 0.5 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा या 2 से अधिक होगा। तो हम ये जानते हैं कि जो सबसे कम परावैद्युतांक हम लोग को जो वायु का दिख रहा है वो कितना है, 1 है। तो अगर वायु के अलावा किसी भी पदार्थ का यदि अगर हम लेंगे तो उसका परावैद्युतांक कितना हो सकता है, वो जब भी होगा तो वो 1 से अधिक ही परावैद्युतांक होगा। यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी किसी भी परावैद्युत का जो है स्थिरांक वो जो होगा या किसी भी परावैद्युतांक का जो स्थिरांक वो होगा वो हमेशा 1 से जो है अधिक ही होगा। इस तरीके से हम लोग ऐसे बहुत सारे प्रश्न लेकर के इसमें आएंगे। ये आज के लिए जो है हम लोग इतना ही प्रश्न देखेंगे। अब हम लोग आगे के प्रश्न जो है इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो उम्मीद करते कि ये सारे प्रश्न जो हम लोगों ने आज किया हुआ है आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, और ऐसा जो है प्रश्न जो है ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे, और परीक्षा की दृष्टि से आप लोग इस लोग को जो है बढ़िया तरीके से तैयार रखिए। परीक्षा में आने की जो है बहुत संभावना है, और इसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो है 2024 में पूछे गए हैं, उस पर निशान भी लगाए गए हैं।
और जो प्रश्न महत्वपूर्ण लगे उस पर भी निशान लगाए गए। वैसे तो सारे प्रश्न ही महत्वपूर्ण हैं।